नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुहेल खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सभी आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में रखा जाएगा। इससे पहले एनसीबी ने सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद आर्यन के वकील ने कोर्ट से जमानत पर भी सुनवाई करने की अपील की। कोर्ट ने जमानत पर आज सुनवाई करने से मना कर दिया। अब शुक्रवार सुबह 11 बजे जमानत पर सुनवाई होगी। इस मामले में अब तक 17 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और तकरीबन 1,33,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। तो ये मामला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। फिलहाल आज जमानत की जो कोशिश इन तमाम आरोपियों की तरफ से की गई थी वो नाकाम साबित रही। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन समेत तमाम आरोपियों को भेज दिया गया है। कोर्ट ने आज जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कल यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बार फिर कोर्ट इन आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करेगी। चलिए बात अगली खबर की। लखीमपुर हिंसा मामले के बाद सियासत लगातार गर्मा रही है। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला यूपी बॉर्डर पर सहारनपुर में रोक दिया गया। इससे नाराज होकर कांग्रेसियों ने यूपी पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ गए मंत्री अमरिंदर सिंह राजा, विजेंद्र सिंगला, गुरकीरत कोटली समेत कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच गए। उन्होंने मृतक लव प्रीति के परिवार से मुलाकात की। इससे पहले लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है। पुलिस ने इस बीच आशीष मिश्र को एक समन भी जारी किया है। और अब बात एमपी में होने जा रहे उपचुनाव की। लगता है बीजेपी ने परिवारवाद से निजात पाने के लिए कमर कस ही ली है। उपचुनाव में जिन लोगों को दरकिनार किया गया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में कई और नेताओं के अरमान पर भी पानी फिरेगा? देखिए ये खास खबर। बीजेपी में अब नहीं चलेगा परिवारवाद। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह और रेगांव से दिवंगत जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज का टिकट काटकर पार्टी ने कई नेता पुत्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी परिवारवाद नजर आने लगा था, लिहाजा पार्टी पूरी सतर्कता बरत रही है। खंडवा लोकसभा में एक सामान्य कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल जी को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और रैगांव जो विधानसभा सीट है वहाँ से प्रतिभा बागरी जी को टिकट दिया है, जो बागरी परिवार से नहीं आती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये जो हमारा निर्णय है पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, वंशवाद के आधार पर नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी आगे बढ़ेगी और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी ये अवसर मिलेगा। ये निर्णय हमारी पार्टी का है। कांग्रेस पर हमेशा परिवारवाद के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कदम उठाए हैं तो कांग्रेस को इसमें भी खोट नजर आ रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का टोटा है। कोई उस कद का नेता नहीं है जो विधानसभा और लोकसभा लड़ सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कि कांग्रेस टिकट की घोषणा कर दे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में आती है और दूसरे दलों से लोगों को लाकर के टिकट देती है और चुनाव लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका कार्यकर्ता भी नाखुश है इस बात को लेकर। जिसने जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए समर्पित किया, वो आज दरी उठाने को मजबूर है। सत्ता का खेल ही ऐसा है। एक बार परिवार का कोई व्यक्ति
बड़े पद पर पहुंच जाए तो परिजनों को लगने लगता है कि हम इस विरासत को संभाल लेंगे, लेकिन इस पूरे खेल में ठगा जाता है सालों साल काम करने वाला कार्यकर्ता। बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है और समय समय पर इस बात का एहसास पार्टी के भीतर और बाहर कराया जाता है। उपचुनाव में जो टिकट दिए गए उसमें भी यही बात कही जा रही है कि परिवारवाद से बीजेपी ने दूरी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो बाहर से आने वाले हैं लोग, उनको टिकट देकर आखिर क्या मैसेज देना चाहती, क्या इसे लेकर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। जंग हो या फिर सियासत, जिस मोर्चे पर दुश्मन मजबूत दिखे उस मोर्चे के सिपह सालार को अपनी तरफ मिला लेना सबसे अच्छी रणनीति होती है और बीजेपी ने पिछले कुछ साल में इस रणनीति को पूरी कुशलता के साथ अंजाम दिया है। लेकिन ये रणनीति उसके लिए एक चुनौती भी है कि कहीं पुराने कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस न करने लगे। बहरहाल इस उपचुनाव में भी बीजेपी इस रणनीति पर ही चलती नजर आ रही है। 4 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की और टिकट के तौर पर बड़ा गिफ्ट मिल गया। सुलोचना रावत अकेली ऐसी नेता नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और उन्हें तत्काल चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इनमें से ज्यादातर वो चेहरे हैं जो उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां लगातार कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही और बीजेपी कहीं न कहीं इन किलों को भेद नहीं पा रही थी। सियासत में इसे बीजेपी का कांग्रेस पथ कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो अच्छे लोगों को टिकट देती है। वो कहां से आया है, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक जोवट सीट पे सुलोचना रावत जी का सवाल है, तो अब लोग जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और अच्छे लोग अगर योग्य हैं तो हम लोग उनको प्रत्याशी बना रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को किस बात की आपत्ति? उनके लोग अगर छोड़ के भाग रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती। हमें तो अच्छे लोग अगर आएंगे तो पार्टी में उनका एक राजनीतिक दल के नाते स्वागत है। पर अच्छे आदमी को टिकट देने के फॉर्मूले में भला किसे आपत्ति हो सकती है? लेकिन यहाँ सवाल उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का है जो सालों साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और पार्टी से उनका मोह भंग होता है। दमोह उपचुनाव इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां जयंत मलैया से जुड़े रहे कार्यकर्ताओं ने चुनाव से दूरी बना ली और नतीजा उपचुनाव में बीजेपी की हार के तौर पर सामने आया। जोवट में भी सुलोचना रावत के विरोध में पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हुई हैं और कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले चुनाव में 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत से सरकार में बैठाया था, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो जिस तरह से खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार गिराई, तो इनका ये क्रम अभी भी जारी है और कोशिश हमेशा रहती है कि लोगों को खरीद के किसी तरह का लालच दे के, पद का लालच दे के, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो निश्चित रूप से देने को बहुत कुछ है उनके पास। कांग्रेस का जो भी आरोप हो, लेकिन बीजेपी से पहले सवालों के कटघरे में वो खड़ी होती है। आखिर उसके यहाँ ये भगदड़ क्यों है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है और कांग्रेस के मजबूत किले बारी बारी से ढहते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की राजनीति में एक बार फिर भगवान राम के नाम की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस के मंच से जब राम का नारा पुकारा गया तो गूंज बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई और इसके बाद मेरे राम तेरे राम पर बात अटक गई। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम नाम की गूंज सुनाई दी। मौका था चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के लोकार्पण का, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राम का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हमारे राम गांधी के राम हैं, हमारे राम पूजा के राम हैं, जबकि बीजेपी के राम वोट के राम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम राम को कभी चुनाव से नहीं जोड़ते, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर यूपी की। जो वोट लेने वाले हैं, वोट दिलाने वाले राम वोट दिलाने वाले के रूप में देखते हैं।
हम लोग तो महात्मा गांधी के, हम लोग कबीर के, तुलसी के राम, हम सबरी के राम, कौशल्या के राम, भांचा राम, वनवासी राम, इस रूप में हम लोग देखते हैं। इधर सीएम ने ये बयान दिया तो उधर बीजेपी की तरफ से जवाब आना भी लाजमी था। बीजेपी ने राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुंह में तो राम होते हैं, लेकिन असल में वो करती कुछ और है। बीजेपी ने सरकार को कवर्धा की याद दिलाते हुए राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। मुंह में राम बगल में छुरी, प्रभु राम के रथ के ऊपर में भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो अपमान करने वालों को रबड़ी और खीर और मलाई खिलाई जा रही है और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये राम भक्त नहीं है, ये वोट भक्त हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। राम वन गमन पथ और चंदखुरी के लोकार्पण के बाद ये सियासत और भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की सियासत कर रही है, तो इधर कांग्रेस राम नाम के सहारे बीजेपी के इस दांव को फेल करने की जुगत में है। देखना होगा कि राम के नाम पर सियासत करने वालों में जीत का आशीर्वाद किसे मिलता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर शहर, जहां कुछ लोग इस बार उपचुनाव में वोट नहीं देने का नारा बुलंद कर रहे हैं। इनके हाथों में कुछ तख्तियां भी हैं जिस पर अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। देखिए संवाददाता गोपाल देवकर की ये रिपोर्ट। बीते 15 अगस्त को देश ने जश्न आज़ादी मनाया और ये लोग 35वां जश्न बर्बादी मना रहे हैं। ये लोग बुरहानपुर के ज्योति नगर के रहने वाले हैं। ज्योति नगर यानी एक ऐसी कॉलोनी जिसे बसे हुए 35 साल हो चुके हैं। 35 साल में बसते बसते ज्योति नगर कितना आबाद हो चुका है, इसको कहने से ज्यादा देखने की जरूरत है। तस्वीरें यहाँ की बदहाली की दास्तान खुद ही बयान कर रही हैं। ना सड़क, ना ड्रेनेज, कुछ है तो गंदगी का अंबार, बीमारियों को न्योता देता बदबूदार पानी। बुरहानपुर एक बार फिर चुनावी मोड में है, तो लोगों को आस भी है और गुस्सा भी है। तो फैसला ले लिया है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी कॉलोनी में कुछ भी ऐसा नहीं है। हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, हम नाली की समस्या से जूझ रहे हैं, हम सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। कौन है हमारा सुनने वाला? गंदगी के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर तरफ परेशानी उठा रहे हैं हम लोग। स्कूल बस नहीं आती है अंदर। अब आप ये बताइए कि हम लोगों की समस्या कौन सुनेगा? मेरे को डॉक्टर ने घूमने का बोल दिया है। ये नाली पानी भरे रहता है तो मैं घूम नहीं पाती, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। हाँ तो फिर घूमने नहीं पाते, गिर गए 3-3 बार यहाँ। पूरी कॉलोनी वासी अगली बार से कभी भी वोट नहीं देंगे और उसके बाद अगला कदम हमारा सीधा 4 लेन जाम करने का रहेगा। देश में लोकतंत्र है तो लोगों को अपनी बात कहने और विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है। इसलिए पूरी कॉलोनी ने सड़क नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं लिखे हुए पोस्टर और बैनर हर जगह चस्पा कर दिए हैं। मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की भी बात की जा रही है, लेकिन ज्योति नगर में जो 35 साल में नहीं हुआ वो क्या इस बार हो पाएगा? इस पर सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। आमतौर पर टीचर का काम स्कूल में आने वाले बच्चों को पढ़ाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो लीक से हटकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि मिसाल कायम हो जाती है। ऐसा ही कुछ किया है छिंदवाड़ा के एक सरकारी स्कूल के टीचर्स ने। देखिए पूरी खबर। खेत में लहलहाती ये मक्के की फसल,
फलदार पेड़ों से भरे खेत, चारों तरफ फैली हरियाली। लेकिन जरा ठहरिए, दरअसल ये कोई खेत नहीं है, ये तो छिंदवाड़ा के एक सरकारी स्कूल का खाली पड़ा ग्राउंड है, जो एक जमाने में मवेशियों से आबाद रहता था। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंग बिहारी के टीचर्स ने इस बंजर और मवेशियों से आबाद मैदान को एक हरे भरे खेत में तब्दील कर दिया है। कोरोना काल में स्कूल लंबे समय से बंद है, ऐसे में बंजर होते स्कूल के मैदान को कुछ इस तरह से बचाया गया है। ये बहुत अच्छा है और ये पहल जो फसल लगाने का जो मकसद रहा है हमारा, वो सबसे पहले कि यहाँ पे हर साल बाउंड्री वॉल तो है, लेकिन आजू बाजू जो पौधे लगाए जाते थे वो गांव के जो मवेशी हैं वो चरने के कारण वो पेड़ पौधे नहीं उग पाते थे। तो इसी कारण हमने ये मक्की की फसल लगाई है। तो यहाँ ग्राउंड में मवेशी आना कम हो गए हैं, इस कारण से जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बच जाएंगे। पेड़ पौधे बचाने के लिए हम लोगों ने ये पहल की है, ये बहुत अच्छी रही। सारंग बिहारी स्कूल के टीचर्स ने मिलकर जरूरी रकम जुटाई। स्कूल की 1.5 एकड़ जमीन में ट्रैक्टर से जुताई कर खेत के लिए तैयार किया और अब मक्के की फसल तैयार है। इसके अलावा मैदान में लगे 200 पौधों को भी सुरक्षित कर लिया गया है, जिसमें आम, आंवला, जामुन, गुलमोहर, शीशम, अमरूद के साथ साथ कई प्रजाति के पौधे शामिल हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा, 5 से 6 एकड़ में। तो चूँकि यहाँ हम लोग हर साल पेड़ पौधे लगाते थे बाजू में, तो जो मवेशी हैं वो चर जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्यों ना प्रयास किया जाए। अगर हम लोग फसल लगा देंगे तो चाहते हुए भी कोई व्यक्ति इस पर मवेशी नहीं चरा पाएगा। तो उस मूल उद्देश्य से लेके हम सब प्रिंसिपल और हमारे साथी स्टाफ लोगों ने सब ने अपना एक कंट्रीब्यूट किया, 1000 रुपये लगभग कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने यहाँ लगभग 1.25 एकड़ में मक्का लगा दिए। में 250 पेड़ भी लगे हैं 2-2 की लाइन में। शीशम के हैं, जाम के हैं, आम के हैं, अपने फल वाले भी पौधे हैं और छायादार भी पौधे लगाए हैं। छिंदवाड़ा के इस सरकारी स्कूल की एक खबर और इसे अंजाम तक पहुंचाने वाले टीचर्स वाकई काबिले तारीफ हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ खाली पड़े मैदान की तस्वीर बदल कर रख दी, बल्कि इस स्कूल से जुड़े नौनिहालों को भी पर्यावरण बचाने का संदेश दे दिया है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। कश्मीर को जमीन पर जन्नत कहा जाता है और ये बात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि कश्मीर की वादियां, श्रीनगर की डल झील कुछ ऐसा ही एहसास कराती हैं। तो चलिए आप भी बंसल न्यूज के कैमरे से देखिए धरती की जन्नत को। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ, ये वही कश्मीर है जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। कहते हैं दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहीं पर है। और श्रीनगर की डल झील उसी जन्नत का खूबसूरत हिस्सा है। ढलती शाम में डल झील का जर्रा जर्रा अपनी खूबसूरती बिखेरता है। सुर्खलाल आसमान की परछाई जब डल झील पर उभरती है तो लगता है कि जैसे कोई दुल्हन श्रृंगार कर रही हो, करीने से सज संवर रही हो। यहाँ आने वाला हर सैलानी झील की खूबसूरती को देखने के लिए बेताब रहता है, क्योंकि झील को निहारे बिना शायद ही जन्नत की सैर पूरी हो। डल झील बेहद खूबसूरत है और उसमें चलने वाले शिकारा इसी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। कश्मीर की हरी भरी वादियों के बीच डल झील की सैर और शिकारा का सफर सोने पर सुहागा से कम नहीं होता, और ये सैर सैलानी के जहन में खूबसूरत याद के तौर पर बस जाती है। जैसे जैसे शाम ढलती है और रात गहरी होती है, वैसे ही डल झील की खूबसूरती भी गहरी होती जाती है। डल झील पर पड़ती रोशनी अलग ही दुनिया का एहसास कराती है।
जैसे जैसे चांद की रोशनी और तारों की झिलमिलाहट बढ़ती है, डल झील का सौंदर्य किसी अप्सरा की तरह निखरता जाता है। यही वजह है कि डल झील को श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। डल झील का सफर वाकई जन्नत की सैर की तरह ही है और यहाँ बने हाउस बोट भी आपको अलग दुनिया में ले जाने का काम करेंगे। हाउस बोट यानी झील पर तैरते आलीशान बंगले, बेहतरीन नक्काशी और यहाँ का माहौल आपको राजसी ठाट बाट का एहसास कराएगा। एक नाव पर शानदार और आलीशान होटल जो आपके स्वागत के लिए तैयार है। यानी डल झील के बिना जन्नत की सैर पूरी नहीं हो सकती। लंबे अरसे बाद डल झील एक बार फिर गुलजार हुई है। एक बार फिर कश्मीर की वादियां मुस्कुरा रही हैं और सैलानियों का इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। श्रीनगर से कैमरामैन मकरंद की विशेष रिपोर्ट। चलिए, इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ से। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।